नमस्कार। एक जमाना था जब अमेरिका और ईरान जिगरी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर आया साल 1979 और सब कुछ बदल गया। दोस्त जानी दुश्मन बन गए। तो आज हम इसी नाटकीय बदलाव की कहानी को समझेंगे कि आखिर कैसे दो इतने शक्तिशाली सहयोगी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन बैठे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। दोस्ती की ये कहानी अचानक नफरत और दुश्मनी में कैसे बदल गई। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब ये दुश्मनी शुरू भी नहीं हुई थी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, क्योंकि आज की दुश्मनी की जड़ें कहीं ना कहीं उसी दोस्ती में छिपी हैं। आज ये बात सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन एक वक्त था जब ईरान अमेरिका के सबसे भरोसेमंद पार्टनर्स में से एक था। शाह का शासन था, ईरान पश्चिमी कल्चर को अपना रहा था और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बहुत गहरे थे। पर यह सब बदलने वाला था। तो देखिए, लोगों के मन में नाराजगी की शुरुआत यहीं से हुई। प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरान के तेल को देश की संपत्ति घोषित कर दिया। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई। उन्होंने मिलकर तख्ता पलट करवा दिया और शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। शाह ने फिर पश्चिमीकरण की व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू की, लेकिन 1978 के ब्लैक फ्राइडे नरसंहार ने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। अब शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उनकी नीतियां, उनकी जीवन शैली ईरानी लोगों को अपने ही देश में बेगाना सा महसूस करा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इस असंतोष की असल वजह क्या थी। लोगों का गुस्सा कई वजहों से उबल रहा था। पहली बात, ईरान का तेल था तो ईरान का, पर उस पर कंट्रोल विदेशियों का था। 1971 में शाह ने पर्सिपोलिस में एक इतनी शानदार पार्टी दी जिस पर बेतहाशा पैसा खर्च किया गया, जबकि आम जनता मुश्किलों से जूझ रही थी। ऊपर से वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर ऐसे बदलाव हो रहे थे जो ईरान के पारंपरिक मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। और हां, अगर कोई शाह के खिलाफ आवाज उठाता तो उनकी खूंखार सीक्रेट पुलिस सवाक उसे बेरहमी से कुचल देती थी। इन्हीं सब के बीच देश से बाहर रह रहे अयतुल्ला खुमैनी की आवाज लोगों को एक नई उम्मीद दे रही थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जनवरी 1979 में जनता का गुस्सा देखकर शाह देश छोड़कर भाग गए और ठीक एक महीने बाद फरवरी में आयतुल्ला खुमैनी वापस लौटे। सोचिए, उनके स्वागत में तेहरान की सड़कों पर करीब 50 लाख लोग जमा थे। ये एक नए ईरान की शुरुआत थी। शाह चले गए, खुमैनी आ गए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच का सबसे बड़ा टकराव तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसी घटना जिसने दोनों देशों के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिए। इस संकट की चिंगारी तब भड़की जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कैंसर से जूझ रहे शाह को इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाजत दे दी। ईरान के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्हें लगा कि अमेरिका उनके भगोड़े तानाशाह को बचा रहा है, जिसे वो वापस लाकर सजा देना चाहते थे। इसी धोखे और गुस्से का नतीजा ये हुआ कि 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों की एक भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और दूतावास के अंदर 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये बंधक संकट चला पूरे 444 दिनों तक। सोचिए, लगभग 1.5 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका कुछ नहीं कर पाई और पूरी दुनिया के सामने बेबस नजर आई। जब कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो गए तो राष्ट्रपति कार्टर ने एक बहुत ही साहसी और जोखिम भरे मिलिट्री ऑपरेशन को हरी झंडी दी। मकसद था बंधकों को छुड़ाना। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। अमेरिकी प्लेन और हेलीकॉप्टर ईरान के एक सुनसान रेगिस्तान में उतरेंगे, जिसे डेजर्ट 1 का कोड नेम दिया गया था। वहां से कमांडो तेहरान जाएंगे, दूतावास पर हमला करेंगे, बंधकों को छुड़ाकर पास के एक स्टेडियम में लाएंगे और फिर हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से निकाल लेंगे। लेकिन कहते ना, जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता। मिशन शुरू होने से पहले ही गड़बड़ होने लगी। अचानक एक भयंकर रेतीला तूफान आ गया। 8 हेलीकॉप्टरों में से एक का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, दूसरे का रोटर ब्लेड टूट गया। मिशन के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे, लेकिन अब सिर्फ 5 ही बचे थे। मिशन को शुरू होने से पहले ही रद्द करना पड़ा। और बदकिस्मती यहीं नहीं रुकी। जल्दबाजी में लौटते वक्त एक हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से टकरा गया। इस भयानक हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका को अपने जले हुए विमान और कई हेलीकॉप्टर वहीं रेगिस्तान में छोड़कर भागना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी।
आखिरकार 444 दिनों के लंबे इंतजार के बाद बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन इसमें भी खुमैनी ने एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने ये पक्का किया कि रिहाई जिमी कार्टर के कार्यकाल में न हो। बंधकों को ठीक उसी दिन छोड़ा गया जिस दिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन शपथ ले रहे थे। ये अमेरिका के लिए एक आखिरी अपमान जैसा था। इस क्रांति और बंधक संकट के बाद ईरान ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। तो चलिए देखते हैं कि इस नई राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था ने कैसे जन्म लिया। ईरान के नए शासन की नींव एक सिद्धांत पर रखी गई, विलायत फ़कीह। इसका सीधा सा मतलब है न्यायविद का संरक्षण। इसके तहत देश की सबसे बड़ी ताकत एक धार्मिक नेता के पास होती है, जिन्हें सुप्रीम लीडर कहा जाता है। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा है। जनता एक विशेषज्ञों की सभा चुनती है जो फिर सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। एक गार्डियन काउंसिल है जो ये तय करती है कि कौन राष्ट्रपति या संसद का चुनाव लड़ सकता है, और फिर जनता उन्हीं चुने हुए उम्मीदवारों में से अपने राष्ट्रपति और संसद को चुनती है। मतलब असली ताकत हमेशा सुप्रीम लीडर के हाथ में ही रहती है। अब खुमैनी को पुरानी सेना पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि वो शाह की वफादार थीं। इसलिए उन्होंने इस क्रांति की हिफाजत के लिए एक नई समानांतर सेना बनाई, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC कहते हैं। आज ईरान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यही IRGC है। अब एक दिलचस्प आंकड़ा देखते हैं। पश्चिमी मीडिया में अक्सर ईरान में महिलाओं की स्थिति की बात होती है, लेकिन ये चार्ट एक अलग ही कहानी दिखाता है। शाह के ज़माने में जब वेस्टर्नाइजेशन जोरों पर था, तब महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 35% थी, और क्रांति के बाद ये बढ़कर लगभग 90% हो गई। ये क्रांति के बाद हुए सामाजिक बदलाव का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो 1979 की वो घटनाएं, वो क्रांति, वो बंधक संकट और एक नए ईरान का जन्म, इन सब की गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। ईरान और पश्चिम, खासकर अमेरिका के बीच जो अविश्वास और दुश्मनी आज हमें दिखती है, उसकी जड़ें उसी दौर में हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास की ये घटनाएं हमारे आज और आने वाले कल को किस तरह से आकार देती हैं।